आई थिंक रैंक 1 लाना बहुत ही मुश्किल है. इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट, बट आई एम श्योर इम्पॉसिबल नहीं है, आपने करके दिखाया है. सो व्हाट आई कि बहुत ज्यादा मेहनत इन द राइट डायरेक्शन एंड विद प्रॉपर गाइडेंस इज रिक्वायर्ड, तो डेफिनेटली ये चीज पॉसिबल हो पाएगी. सो आपने कभी ऐसा सोचा था कि आप रैंक 1 लाएंगे, मतलब ये आपने एम रखा था अपना? नहीं, मेरा एम रैंक 1 लाना तो पहले नहीं था. मेरा एम था कि किसी तरह टॉप 100 या 200 में रैंक आ जाए तो मैं जॉब सिक्योर कर लूं कोई. राइट. मेरा तो एम जॉब. टॉप 100 एम किया और उस पे इतनी मेहनत की, इतने फोकस्ड रहे कि आप एकदम बिंग बैंग रैंक 1 ले आए. So that is definitely truly motivational to all of us. And I have got lot of questions flooded. बहुत सारे बच्चे बहुत सारी questions chat section में डाल रहे हैं, तो सिर्फ जो relevant questions है मैं वो आपसे पूछना चाह रही हूँ. तो एक स्टूडेंट ने यहाँ पे पूछा है, how can one monitor their progress? तो आई थिंक आपने जो कहा टेस्ट सीरीज इज वन थिंग, इसके अलावा कुछ आप बताएंगे कि आप अपने प्रोग्रेस को मॉनिटर कैसे करेंगे एज अ स्टूडेंट? टेस्ट सीरीज से ही आप देख सकते हैं. आप फुल सिलेबस टेस्ट जब भी देंगे तो उसमें आप देखें कितने मार्क्स आप ऑब्टेन किए, और उसमें आप ये भी देख सकते हैं कि आपकी कितनी रैंक आई. और मार्क्स और रैंक दोनों इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि बहुत सारे टेस्ट सीरीज में क्या होता है कि कुछ जैसे आसान टेस्ट होते हैं उसमें आप 80 मार्क्स तो 80 मार्क्स तो ले आए, लेकिन आपकी रैंक आ गई 1000, तो वो कोई मतलब का नहीं है. तो रैंक और मार्क्स दोनों देखें. कुछ टेस्ट सीरीज ऐसे होंगे जो टफ होंगे लेकिन आपके 70 मार्क्स आए तो आपको लग रहा है कि मेरे कम मार्क्स आए, लेकिन वो सफिशिएंट है. 70 मार्क्स में भी हो सकता है आपका टॉप 100 में रैंक हो. हर साल पेपर की डिफिकल्टी लेवल अलग होती है. राइट. एंड आई थिंक टेस्ट सीरीज लिखते स्टूडेंट को इवैल्यूएट का स्पीड भी काफी बढ़ जाता है, कॉन्फिडेंस उसका बढ़ जाता है, बिकॉज उसने बहुत सारे टेस्ट अगर लिखे हैं तो स्पीड और कॉन्फिडेंस ये भी आई थिंक फाइनल पेपर में बहुत मायने रखता होगा. यस यस, इट्स एब्सोल्युटली राइट. क्योंकि जितने आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करेंगे तो आप जब भी एग्जाम देंगे तो गेट में आपको, गेट का जब एक्चुअल एग्जाम आप देंगे उसमें आपको नए क्वेश्चंस कम दिखेंगे. तो जब लोग तभी पैनिक होते हैं जब उनको नए क्वेश्चंस दिखते हैं, लगता है यार ये कैसे करूंगा मैं, ये तो मैंने कभी पढ़ा ही नहीं, ये तो कर ही नहीं पाऊंगा. तो अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट सीरीज देंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस होगी. क्वेश्चंस प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे तो आपको ये फीलिंग कभी नहीं आएगी. अब एक स्टूडेंट है, उसने बहुत ही स्मार्ट सा क्वेश्चन पूछा है कि गेट के जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो हमारे नॉर्मल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स की तरह होते हैं, तो इज देयर मतलब प्रिपरेशन लेवल में कुछ फर्क है? नॉर्मल इंजीनियरिंग सेमेस्टर के लिए हम पढ़ते हैं और गेट एग्जाम के लिए पढ़ते हैं, तो दोनों में क्या सिमिलैरिटी है या दोनों में क्या डिफरेंस है? देखिए, नॉर्मल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट जो है या फिर इंजीनियरिंग कॉलेजेस में जो एग्जाम्स होते हैं वो कन्वेंशनल पेपर्स होते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर्स नहीं होते हैं. और गेट में जो फोकस होता है वो होता है एप्टीट्यूड पे. इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड नाम नहीं है. तो इसमें क्या होता है कि क्वेश्चंस जो होते हैं वो न्यूमेरिकल बेस्ड होते हैं, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं. और कुछ क्वेश्चंस कंसेप्ट बेस्ड होते हैं, जिसमें आपको मतलब कंसेप्ट क्लियर होगा तभी आप कर पाएंगे. तो वही है. बाकी थोड़ा बहुत सिलेबस का अंतर रहता है, इसलिए एक जब भी आप प्रिपरेशन करें तो गेट का सिलेबस जो है एक बार जरूर देख लें कि ये चीज जो मैं पढ़ रहा हूँ इस सिलेबस में है कि नहीं. बहुत लोग ऐसा करते हैं कि जो सिलेबस में उस पर फोकस ज्यादा कर दिया, बाद में पता चला सिलेबस में नहीं है, टाइम वेस्ट हो जाता है. तो इस तरह से प्रैक्टिस करें. और कन्वेंशनल पेपर तो काफी सारे बच्चे आजकल बस वही रट्टा मार के भी निकाल लेते हैं, लेकिन यहाँ पे आई थिंक ऐसा करेगा, जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, जब तक आपके पास ट्रिक नहीं है, जब तक उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का आपके पास कोई शॉर्टकट स्मार्ट सा तरीका नहीं है, आई थिंक आप वो नहीं कर पाएंगे, और ये बिना गाइडेंस बिल्कुल पॉसिबल नहीं है. तो एक सही डायरेक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है. राइट जी. ओके. अब स्टूडेंट ने एक पूछा है कि हम खुद को मोटिवेट कैसे करें, हाउ टू मोटिवेट फॉर प्रिपरेशन ऑफ गेट. आई थिंक आपसे ज्यादा बड़ा मोटिवेशन फिलहाल तो कोई होगा नहीं. ऑल इंडिया रैंक 1 आपके सामने है, तो ये बहुत अच्छा स्टार्ट, एक बहुत अच्छा मोटिवेशन है. बट इसके अलावा विकास, मुझे लगता है कि आजकल बच्चों को एक पुश बहुत ज्यादा जरूरी है. मतलब जब तक उन्हें कोई मोटिवेट नहीं हो या कोई पुश नहीं मिले वो नहीं करते हैं. तो आपके हिसाब से बच्चा खुद को सेल्फ मोटिवेट कैसे कर सकता है? सेल्फ मोटिवेशन के लिए आप देखिए, जैसे गेट में जो भी जॉब्स मिलते हैं गेट के थ्रू, आप उसकी ड्रीम रखिए कि हाँ यार ये जॉब मुझे मिलेगा तो ये मुझे ये फैसिलिटीज मिलेंगी, ये यहाँ पे मैं जॉब करूँगा. तो उससे आपको जो है एक
अंदर से मोटिवेशन आता है वो करने के लिए। क्योंकि जो लोग अगर प्राइवेट सेक्टर में जो जॉब किए हैं पहले, उनको पता होता है कि कितनी मेहनत है उधर। तो इधर इसलिए, और फिर जॉब सिक्योरिटी भी नहीं है प्राइवेट सेक्टर्स में। अभी तो ऐसा कंडीशन है, कितने लोगों की जॉब अभी जा सकती है अभी कोई नहीं जानता। राइट इसलिए थोड़ी जॉब सिक्योरिटी मेन, इसलिए लोग पीएसयू या फिर गवर्नमेंट जॉब प्रेफर करते हैं, क्योंकि जॉब सिक्योरिटी है। तो राइट। ये सब आप अगर सोचेंगे तो सेल्फ मोटिवेशन आ जाता है कि हाँ मुझे ये करना है। हाँ, मतलब खुद के लिए तो पढ़ ही लो, खुद के भले जो के लोग लिए। एक बार जॉब कर रखे हैं ना, उनको पता होता है कि मेरे को जॉब निकालना ही है, उनके पास ये मोटिवेशन अपने आप रहता है। जो राइट लोग राइट। जॉब नहीं किए होते उनके पास नहीं होता, तो उन्हें एक बार खुद से मोटिवेट करने के लिए, या फिर आप कुछ जो आपके जो टीचर्स हैं उनसे आप वो कभी कोई मोटिवेटिंग स्टोरीज या फिर मोटिवेटिंग बातें बताते हैं, तो वो सब आप फोकस करें। राइट। हमारे भी यहाँ पिनाकल गेट सोल्यूशन में जो टीचर्स है, अभिनव सर, रितेश सर, दे आर ऑल सेल्फ मोटिवेटेड पीपल। दे मोटिवेट देयर स्टूडेंट्स, और टाइम टू टाइम उनको पुश करना, उनको इंस्पायर करना, मोटिवेट करने का काम हमारे प्रोफेसर्स करते हैं। सो आई एम वेरी ग्लैड दैट वी हैव गॉट सच टीम विद अस। Okay, the next question that the student is asking is, actually आपने उसका ऑलरेडी जवाब दे दिया है कि कितने घंटे पढ़ने चाहिए। तो सर ऑलरेडी, विकास ऑलरेडी बता चुके हैं कि 4-5 घंटे दिन में, और वो भी कंसिस्टेंसी के साथ, कि यूं नहीं मंडे पढ़ा तो फिर अगले मंडे ही दोबारा पढ़े, ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट। एक कंसिस्टेंसी जरूरी है। आप कितने घंटे पढ़ते थे, मतलब जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी आई एम आस्किंग दिस। 4 hours. 4 hours daily? Yeah. For how many years? I started preparing after college only. You started preparing after college. But आपके हिसाब से विकास क्या लगता है, मतलब आइडियल टाइम क्या होता है प्रिपरेशन का? जब बच्चा सेकंड ईयर में होता है, थर्ड ईयर में होता है, कि जब बच्चा फाइनल ईयर में होता है? देखिए मेरे हिसाब से 3rd ईयर से प्रिपरेशन शुरू करनी चाहिए। परफेक्ट। मतलब जब बच्चा थर्ड ईयर में जाता है, दैट इज एन आइडियल टाइम टू स्टार्ट, क्योंकि सेकंड ईयर के कोर सब्जेक्ट्स उसने ऑलरेडी पढ़े होते हैं, तो वो उससे शुरू कर सकता है। हाँ, 3rd राइट, ईयर के सब्जेक्ट साथ ही साथ वो प्रिपेयर कर सकते हैं। प्रिपेयर कर सकता है। करेक्ट, वेरी नाइस। ठीक है। और टेस्ट सीरीज आपने पूरी प्रिपरेशन के बाद ही शुरू की, कि आप पहले ही बीच बीच में टेस्ट लिखते थे? ऐसा एक स्टूडेंट का डाउट है। टेस्ट सीरीज मैंने पहले ही शुरू कर दिया ना। जब एक सब्जेक्ट मेरा कंप्लीट हो गया तो उस सब्जेक्ट का मैंने वर्कबुक लगाया, उस सब्जेक्ट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाए, उसके बाद टेस्ट सीरीज सिंगल सब्जेक्ट। फुल सिलेबस टेस्ट सीरीज देने के लिए आपको पूरी प्रिपरेशन चाहिए, लेकिन जब आप 70% या 75-80% तक आपका सिलेबस कवर हो गया हो तो आप फुल सिलेबस टेस्ट भी दे सकते हैं। राइट। हाँ, ऐसा कोई ट्रिक है जो हमारे स्टूडेंट्स अगेंस्ट नेगेटिव मार्किंग फॉलो कर सके? बिकॉज यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होता है, जो एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है। तो ऐसा कोई ट्रिक आपने डिजाइन किया है जिसकी वजह से ये नेगेटिव मार्किंग वाली चीज को हैंडल कर सके? देखिए नेगेटिव मार्किंग होने के कारण आप ढूंढ लो, तो आप वो ढूंढ सकते हो कि क्यों मैं गलत नेगेटिव हो रहा है। इससे बहुत लोग जनरली नेगेटिव मार्किंग, आपको लग रहा है क्वेश्चन टफ है, लेकिन आप जबरदस्ती अरे यार मेरे से कम नंबर आएंगे नहीं करूंगा, ऐसे रैंडम गेस नहीं करना चाहिए पेपर में जब भी नेगेटिव मार्किंग हो। और इसके अलावा जैसे सिली मिस्टेक्स है, तो आप अगली बार ज़्यादा फोकस के साथ कैलकुलेशन करें। कैलकुलेटर जो होता है, कैलकुलेटर जो गेट का होता है वो अलग होता है थोड़ा इससे, नॉर्मल कैलकुलेटर से। गेट कैलकुलेटर। एक बार आप उस पे टेस्ट सीरीज में प्रैक्टिस करें बढ़िया से, गेट कैलकुलेटर में कैसे कैलकुलेट करना है, तो उससे आपके ज़्यादा से ज़्यादा अगर टेस्ट सीरीज देंगे तो धीरे धीरे अपने आप आपके सिली मिस्टेक्स कम होंगे, और उसके कारण नेगेटिव मार्किंग्स भी कम होंगे। कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं आप फार्मूला गलत यूज कर लिए, तो उसमें क्या कर सकते हैं आप, फार्मूला अच्छे से याद करेंगे तभी हो सकता हो कम। मतलब बहुत ज्यादा डेडिकेशन और बहुत ज्यादा कंसिस्टेंसी की जरूरत है। यही एक चीज मैं समझ रही हूँ कि आपको अपना जो जुनून है वो बरकरार रखना है काफी लंबे समय तक, और खुद को मोटिवेटेड रखना है, तभी आप ये सारी चीजें कर पाएंगे। जी राइट। तो मतलब आपने 2 बार गेट अटेम्प्ट किया था। फर्स्ट टाइम यू सेड इट वाज इन 2018, यस, एंड दिस वाज 2020, जहाँ पे आपने थर्ड अटेम्प्ट है। रैंक 1 लेकर आए हैं। वेरी नाइस। तो आपने 2018 में ऐसी कौन सी गलतियां की थी जिसको आपने आइडेंटिफाई?
I had not prepared anything in 2018. Very good. Okay, you had not I prepared. just attempted. Right, Okay. right. तो मतलब इतना फर्क पड़ जाता है विकास की बिना प्रिपरेशन आप खुद ही अभी हंस रहे हैं, और अगर आपने सिर्फ 1.5-2 साल की कोर प्रिपरेशन की तो आप रैंक 1 ला सकते हैं। ऑल इंडिया इतने लाखों बच्चे जब अटेम्प्ट करते हैं उसमें रैंक 1 लाना सच में बहुत बड़ी बात है। तो 1.5-2 साल की प्रिपरेशन और डेडिकेशन से आप ये कर पाए, तो आई थिंक ये एक बहुत अच्छा सबक है हमारे सभी स्टूडेंट्स के लिए कि बिना प्रिपरेशन आप कहीं भी उतर जाओ, you won't be able to achieve something, but if the same person is putting in efforts, putting it hard work, putting it dedication, तो आप रैंक 1 भी ला सकते हैं। धन्यवाद। आज ही ये कहीं भी मेरे बुक्स में नहीं लिखा है और ना ही किसी बच्चे ने पूछा है। ये आज सुबह मैंने एक पेरेंट का मुझे कॉल आया था हमारे डोंबिवली सेंटर के, एंड जस्ट गेट के बारे में इंक्वायरी कर रहे थे, तो मैं उनसे कुछ बातचीत की। पेरेंट ने बस एक ही चीज पूछी कि मैम मैं एडमिशन तो ले लेता हूँ, लेकिन क्या मेरी बेटी कर पाएगी? तो मुझे आपसे पूछना है विकास कि अगर ये क्वेश्चन आपको पूछा जाए कि क्या बच्चा कर सकता है, क्या एक नॉर्मल मुंबई यूनिवर्सिटी के कॉलेज का बच्चा अगर चाहे तो एग्जाम दे सकता है, क्रैक कर सकता है, इज इट पॉसिबल? गेट एग्जाम में हर साल बहुत सारे लोग प्राइवेट कॉलेजेस के करते हैं, प्रिपेयर करते हैं। ऐसा थोड़ा है कि बस IIT या NIT के लोग ही प्रिपेयर करते हैं, और अच्छी रैंक्स भी लाते हैं। मेरे कई दोस्त हैं जो प्राइवेट कॉलेज से पढ़े हैं, उन्होंने अच्छी रैंक लाई है, अच्छे अच्छे जॉब्स कर रहे हैं अभी। राइट, तो मतलब पॉसिबल है, तो इसमें ऐसी डरने वाली कोई बात नहीं है। पॉसिबल तो है, इसमें डरने वाली कोई बात नहीं। आप दो ही फंडे हैं गेट में, एक आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें और दूसरा एनालिसिस बढ़िया से करें, एनालिसिस करें। तो यहीं तो बच्चे गलती करते हैं, हमें खुद की गलती कभी दिखाई नहीं देती है, तो शायद बच्चा इंट्रोस्पेक्ट नहीं कर पाता है कि वो कहाँ गलत कर रहा है, वो एनालिसिस नहीं कर पाता है। आई थिंक दैट कुड बी वन ऑफ द रीजन कि स्टूडेंट फियर करता है कि हम दे पाएंगे कि नहीं या कर पाएंगे कि नहीं। इसके अलावा बच्चों ने पूछा कि आपने क्या स्टडी मटेरियल यूज किया था, मतलब कोई रेफरेंस बुक्स वगैरह आप यूज करते थे, किस तरह का स्टडी मटेरियल आपने यूज किया, या इन जनरल बच्चों को किस तरह का स्टडी मटेरियल यूज करना चाहिए? स्टडी मटेरियल ऐसा होना चाहिए, जैसे मैंने बता दिया पहले ही, जैसे जो लोग सेकंड ईयर या थर्ड ईयर प्रिपेयर करते हैं वो बुक रिफर्स कर, वो स्टैंडर्ड जो बुक्स हैं वो रिफर कर सकते हैं पढ़ने के लिए। लेकिन उसमें भी आपको सिलेबस जो है, आप गेट के सिलेबस देख के प्रिपेयर करें, और उसके लिए आप स्टैंडर्ड बुक्स के साथ साथ आप प्रॉपर गाइडेंस भी लें, उससे भी आपको फायदा होगा। क्योंकि उन्हें जो भी प्रॉपर गाइडेंस अगर आप लेंगे तो उसमें वो लोग आपको सही बता पाएंगे कि क्या सिलेबस में पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। बहुत लोगों को यही पता नहीं चल पाता। और गेट का गेट का सिलेबस हर साल चेंज होता है क्या, ये बात सही है? मतलब जो IIT कंडक्ट करता है वो नहीं मैम, गेट का सिलेबस तो कंसिस्टेंट है, अभी 4-5 ईयर से कंसिस्टेंट हुई है, अभी चेंज नहीं हुआ। ऐसा तो IIT पेपर सेट करता है वो अपने हिसाब से सिलेबस थोड़ा बहुत रखता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है मैम। अच्छा। हर साल वो एक मिक्स ऑफ क्वेश्चंस जो होते हैं वो हर साल अलग होते हैं, वो तो हो सकते हैं क्योंकि इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, तो किसी सब्जेक्ट से कभी ज्यादा क्वेश्चन आएंगे, किसी सब्जेक्ट से कभी कम क्वेश्चन आए, ये तो हर साल होगा। लेकिन बेसिक जो है कुछ क्वेश्चंस हैं जो रूटीन क्वेश्चंस होते हैं गेट में, वो हर साल ही पूछे जाते हैं। राइट। सो यू मीन टू से कि नोट्स हम खुद से बना सकते हैं, लेकिन एक प्रॉपर सिलेबस का एनालिसिस और एक प्रॉपर गाइडेंस डायरेक्शन देने वाला बहुत ज्यादा जरूरी है। बिकॉज मैं कि गेट एग्जाम या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम फॉर दैट मैटर अगर बच्चे को लिखना है तो बहुत ज्यादा जरूरी होता है टाइम मैनेजमेंट। आपने टाइम मैनेजमेंट के बारे में पहले भी बताया था, बट टाइम मैनेजमेंट नॉट ओनली फॉर स्टडीज बट ऑल्सो फॉर राइटिंग द पेपर आई थिंक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में 5 मिनट लगता है और आपने बहुत बढ़िया प्रैक्टिस की हो, बहुत बढ़िया आपके ऊपर आपने उसका प्रैक्टिस किया हो, तो आप क्वेश्चन आप उस क्वेश्चन को 1 या 2 मिनट में अटेम्प्ट कर सकते हैं। आई थिंक वहाँ टाइम का बहुत इंपॉर्टेंस होता है पेपर लिखते वक्त। मैंने आपका एक वीडियो देखा था जिसमें आपने कहा था कि 3 घंटे का पेपर आपने 2 घंटे में कंप्लीट किया है, क्या ये बात सही है? जी हाँ, मेरा इस साल का पेपर 2 घंटे में कंप्लीट हो चुका था। उसके बाद मैं एक बार और रिवीजन किया था पेपर का रिवीजन किया, मतलब आपने देखा कि आपने जो कुछ भी किया है वो सही किया है कि नहीं। तो आई थिंक 3 घंटे का पेपर 2 घंटे में कंप्लीट करना ही अपने आप में एक अचीवमेंट है, और वो कॉन्फिडेंस लेवल वो टाइम पे बच्चे का काफी बढ़ जाता है, काफी अच्छा रहता है। एंड दैट टाइम मैनेजमेंट विल कम ओनली इफ यू प्रैक्टिस लॉट ऑफ थिंग्स। गेट के अलावा और कौन सी एग्जाम जरूरी है? ऐसा एक बच्चा आपको पूछ रहा है, गेट के अलावा और कौन सी एग्जाम्स आप भी देने वाले हैं और क्या जरूरी होता है वो मेरे स्टूडेंट्स को बताइए आप।
गेट के अलावा इंजीनियरिंग जो पीएससी कंडक्ट करती है वो आपको देनी चाहिए। उसके अलावा बहुत सारे पीएसयू जो है अपना अलग एग्जाम भी कंडक्ट करते हैं, जैसे बीएचईएल ने लास्ट ईयर किया था कंडक्ट, या फिर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने किया, कोल इंडिया लिमिटेड ने इस साल किया। ये सब एग्जाम भी दे सकते हैं। इसके अलावा बाकी तो मैकेनिकल की आजकल जॉब्स की थोड़ी वो है, आजकल डाउनफॉल हो रखा है मैकेनिकल में वो तो पीएसयू। पढ़ना तो नहीं छोड़ना है, खुद को तो एकदम तैयार रखना है। जी राइट राइट। सो उसके अलावा गेट में ऐसा कोई लिमिटेशन होता है सर कि आप 2 अटेम्प्ट ही दे सकते हैं या 3 ही अटेम्प्ट दे सकते नहीं, हैं? कोई लिमिटेशन नहीं गेट में, आप जितनी बार दे सकें। बस एज लिमिट, शायद एज लिमिट हो सकता है, बाकी ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है। ओके। और एप्टीट्यूड और मैथ्स का प्रिपरेशन आपने किस तरह से किया था? मतलब ये तो क्योंकि इंजीनियरिंग से काफी इंजीनियरिंग सब कोर सब्जेक्ट से काफी अलग है, तो एक बच्चा आपको पूछ रहा है कि आप एप्टीट्यूड की तो मैंने उतनी कोई खास प्रिपरेशन नहीं की थी, क्योंकि गेट में एप्टीट्यूड के क्वेश्चन जो होते हैं उनके लेवल उतने हाई नहीं होते, तो आप आसानी से कर सकते हैं। आसानी से कर सकते हो। लेकिन मैथमेटिक्स का वेटेज जो है गेट में बहुत ज़्यादा है, 15% वेटेज है। तो राइट। आपको मैथ्स तो प्रिपेयर करना ही है बढ़िया से। मैथ्स अगर आप बढ़िया से प्रिपेयर नहीं किए तो आप सक्सेसफुल रैंक नहीं ला पाएंगे। करेक्ट। तो मैथ पढ़ने के लिए आपको मैथ पे ज़्यादा फोकस करना है कंपेयर टू अदर सब्जेक्ट्स। मैकेनिकल के सब्जेक्ट पे फोकस करें, लेकिन मैथ्स पे फोकस सबसे ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि उसका वेटेज सबसे ज़्यादा है, हर साल उसका कंसिस्टेंट वेटेज है। करेक्ट। तो यहाँ पे एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था, मैंने अब तक वो क्वेश्चन पूछा नहीं था, उसने लिखा है कि कौन से सब्जेक्ट से शुरू करना चाहिए। आई थिंक ये ना एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, हर ब्रांच के लिए इसका आंसर अलग होगा। कंप्यूटर का अलग होता है, मैकेनिकल का अलग होता है, सिविल का अलग होता है, बट आई थिंक मैथ्स ये सब्जेक्ट सभी ब्रांचेस में कॉमन है। एंड आई थिंक अगर किसी बच्चे को गेट का प्रिपरेशन करना है तो आपके हिसाब से मैथ्स स्टार्ट करना सही रहेगा। क्या लगता है आपको, मतलब किस तरह से शुरुआत नहीं करनी चाहिए? नहीं, मैथ्स पहले शुरू नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको, अगर आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है तो आपको लगेगा यार मैथ्स क्यों पढ़ रहा हूँ मैं पहले, थर्मोडायनेमिक्स पढ़ूं मैं या मैथ सॉम पढ़ूं? सॉम पढ़ो, या फिर आप थर्मोडायनेमिक्स से शुरू कर सकते हैं, क्योंकि ये सब जो चीज़ें, थर्मोडायनेमिक्स हो गया, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स हो गया, हाँ। ये सब जो सब्जेक्ट्स हैं इनके आप बेसिक आइडिया जो है 11th राइट 12th में आप ले चुके हैं, राइट तो राइट। आपको थोड़ा सा हेल्प मिलेगा उससे। तो राइट आप जल्दी वो उसको उसको प्रिपेयर करने में आपको कम टाइम भी लगेगा, करेक्ट। इसलिए तो इंजीनियरिंग आप थर्मोडायनेमिक्स। मैकेनिकल वाले हैं ना, आप कोर वाले हैं, इसलिए आप ये सजेस्ट कर रहे हैं कि नहीं कोर सब्जेक्ट से शुरू कर देना चाहिए। जी, थर्मोडायनामिक्स या सॉम सिविल वाला कोई होता तो वो बोलता है सिविल का कोई सब्जेक्ट है जिससे कोर सब्जेक्ट से आपका मतलब है कि और शुरू कर। सब्जेक्ट से प्रिपरेशन शुरू करनी चाहिए, वो हाँ बेटर ऑप्शन। हाँ, लेकिन वो लाइन मुझे आपकी काफी अच्छी लगी कि मैथ्स बहुत ज्यादा, मैं मैथ्स टीचर हूँ सर, तो इसके लिए ये मैथ्स बहुत ज्यादा जरूरी है, और 15% का वेटेज रखता है मैथ्स, जो एक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट था। ओके, सो आई थिंक सारे क्वेश्चंस ऑलमोस्ट कवर हो चुके हैं। काफी बच्चों ने रिपीटेड क्वेश्चंस भी पूछे हैं। एंड एक्यूरेसी का क्या इंपॉर्टेंस है? अच्छा, एक बच्चा है, मेरा फेवरेट बच्चा है, ये पूछ रहा है एफर्ट फॉर एक्यूरेसी। हाँ, एक्यूरेसी के लिए आपने क्या एफर्ट डाला था? मतलब एक्यूरेसी अचीव करने के लिए आपके हिसाब से क्या बच्चों ने करना चाहिए? एक्यूरेसी के लिए मैंने बताया कि सबसे पहले जो है, आप जब भी क्वेश्चन करें तो वाइल्ड गेसेस जो है वो ना करें, रैंडम गेस करके आंसर नहीं निकालना है। राइट के करेक्ट। अलावा एक्यूरेसी के लिए क्योंकि आप अगर 5-6 क्वेश्चन भी अगर गलत करके आते हैं ना, उतने में आपकी रैंक जो है ना बहुत पीछे चली जाएगी, बहुत और आप पछताएंगे कि यार इतने निगेटिव हो गए, क्या हम्म, करूं। एक्यूरेसी के लिए आप टेस्ट सीरीज का एनालिसिस करें, कहाँ कहाँ गलतियां की, हम्म, कैलकुलेशन मिस्टेक्स क्यों किए, हम्म, कैलकुलेटर का प्रॉब्लम था या फिर मैंने फार्मूला गलत लिखा। तो हम्म, ये सब एनालिसिस करेंगे तभी हो पाएगा। और फार्मूला तो मतलब एकदम याद होना ही चाहिए ओ, सही से। फार्मूला आपने गलत लिख दिया गेट में तो गलत ही होना है। करेक्ट। तो फॉर्मूला के ऊपर एक बहुत ज्यादा कमांड होना चाहिए सभी स्टूडेंट्स का। दैट इज राइट। एक बच्चे ने अभी यहाँ पे क्वेश्चन पूछा, उसका जवाब तो मैं ही दे दूंगी कि आपने सेल्फ स्टडी की थी कि कोचिंग? स्टार्ट विथ कोचिंग एंड एंड विथ सेल्फ स्टडी। आई थिंक यही इसका जवाब है। बिकॉज आपको स्टार्ट में आपने बहुत बार ये मेंशन किया है कि गाइडेंस जरूरी है,
और एक पाथ दिखाने वाला, गाइडेंस देने वाला, क्या सही है क्या गलत है ये बताने वाला तो कोचिंग क्लासेस ही होगा। तो शुरुआत में आई एम श्योर आपने भी कोचिंग क्लासेस की मदद की, लेकिन एंड उसका यही है कि आपको सेल्फ स्टडी करना है, क्लासेस वाले अपना काम करेंगे और उसके बाद आपको मन लगा के और एक बहुत ज्यादा कंसिस्टेंसी के साथ, एक्यूरेसी के साथ अपने आपको आगे बढ़ाना है, राइट? सो आई थिंक इससे काफी सारे क्वेश्चंस, डाउट्स क्लियर हो गए। Thank you so much, Vikas. It is indeed a great pleasure to talk to you. बहुत ज्यादा सुना था मैंने आपके बारे में और बहुत अच्छा लगा मुझे आज आपके साथ बात करके। मेरे स्टूडेंट्स को आपने गाइड किया, मोटिवेट किया। आई होप कि आपकी इस मोटिवेशन से 2-4 भी हमारे बच्चे अगर मोटिवेट हो जाते हैं और कुछ कर लेते हैं तो ये मेरे लिए एक अचीवमेंट होगी। तो थैंक यू सो मच। आई थिंक एक लास्ट लाइन कि किस्मत मौका देती है और मेहनत चौका देती है, तो आपकी ये मेहनत ही है जिसने आपको ये चौका दिया है, आपको ये रैंक दिया है। कुछ एक लास्ट लाइन या लास्ट कुछ बात आप मेरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर करना चाहेंगे? एक चीज जो है मैं शेयर करना चाहूँगा कि जब मैं सेकेंड टाइम गेट के लिए प्रिपरेशन कर रहा था इस साल के लिए, तो उसके पहले मैंने काफ़ी एग्जाम्स दिए, तो मैं कहीं सक्सेसफुल नहीं हो पाया, कहीं सक्सेसफुल हुआ भी तो रिजल्ट पेंडिंग अभी तक है। तो उस समय में आप होप लूज ना करें, हैव फेथ इन गॉड एंड बिलीव इन योरसेल्फ। आप अपना काम करें, बाद में आपको फल मिलेगा ही। आप अगर पढ़े हैं बढ़िया से, आपने मेहनत की है, तो कभी न कभी उसका फल आपको मिलेगा ही। जरूर मिलेगा। ये चलो बहुत अच्छी बात आपने कही है कि मेहनत करोगे तो फल डेफिनेटली मिलेगा। अभी नहीं मिलेगा तो लॉकडाउन के बाद मिलेगा, लॉकडाउन के बाद नहीं तो और भी बाद मिलेगा, लेकिन डेफिनेटली मिलेगा। With this note, we would like to thank you. We would like to thank our audience, our students, our participants also for their wonderful time. इसके अलावा भी माय डियर स्टूडेंट्स एंड पार्टिसिपेंट्स, अगर आपको कोई भी गाइडेंस चाहिए गेट के लिए, पर्सनलाइज्ड काउंसलिंग चाहिए, कोई भी डाउट्स और डिफिकल्टीज हो, तो यू कैन कॉन्टैक्ट पिनेकल, यू कैन कॉन्टैक्ट मी। वी हैव काउंसलर्स, वी हैव गॉट वेरी गुड फैकल्टीज ऑफ गेट, अभिनव सर, रितेश सर, नितिन सर, ये आपको ईच एंड एवरी स्टेप पे गाइडेंस देंगे, काउंसलिंग देंगे और सही डायरेक्शन देंगे। So you can contact Pinnacle, you can contact me for more information, for more details on GATE. Thank you so much. Stay home, stay safe. Everyone take care of themselves. Thank you, Vikas. Thank you for your wonderful time. Thank you, everyone. Thank you.